अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मटर की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी, अधिक फलत के लिए अमरूद के बाग में जरूरी प्रबंधन, ठंड के मौसम में बकरी के मेमनों की देखरेख पर जानकारी। हमारे जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई समय से की थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और इस समय फसल पर काफी रोगों का प्रकोप भी हो जाता है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में इन रोगों को पहचान नहीं पाते हैं, जिससे वो समय रहते इनकी रोकथाम भी नहीं कर पाते। और इसीलिए मटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके क्या लक्षण हैं और इनकी रोकथाम कैसे करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हेमचंद्र लाल से। ये खरीफ फसल में अभी आप मटर की खेती, किसान भाई आप अपने खेत में मटर लगाए होंगे और मटर की खेती में कुछ समस्याएं आती हैं जो कि आपको या तो व्याधि से होती है, रोग से होती है, या कुछ कीड़ों से आती है। पिछात मटर लगाए हैं, अभी नहीं लगाए होंगे या लगा रहे होंगे, तो किसान भाई आपको चाहिए कि फसल का बीजोपचार, पहले मटर बीज का उपचार कर लें, रोग रोधी किस्म का चयन करें। जो खरीफ फसल है, अगर वो 1 महीने के अंदर की है आपकी फसल, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी कुछ किसान भाइयों ने मटर की फसल लगा रखी होगी, तो उनकी फसल में कुछ रोगों का प्रकोप हो रहा होगा, जिससे फसल की बढ़वार में रुकावट होती है और किसान भाइयों को काफी नुकसान भी होता है। तो अभी मटर की फसल में कौन कौन से रोगों का प्रकोप होता है, आइए जानते हैं। नीचे वाली पत्ती मटर की नीचे से पहले धब्बा बनेगा किनारे से और वो पीली पड़ जाती है, तो इससे हम लोग कहते हैं कि मटर में एक डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है, मृदा रोमिलासिता जिसको कहते हैं, इसका प्रकोप हो गया है और ये एक मृदा जनित रोग है। तो अगर इसके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं किसान भाई, एक दवा है रीडोमिल MZ, ये 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में अगर घोल बना करके आप छिड़काव करते हैं, और ध्यान रहे कि जड़ के पास की मिट्टी में ये दवा जाए, ऐसे नोजल को रखें। तो और पहला छिड़काव के 2 सप्ताह बाद दूसरा छिड़काव कर देने से आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। और जब देखेंगे कि थोड़ा फरवरी के महीने में जब थोड़ी गर्माहट आती है, किसान भाइयों, मटर की फसल में पाउडरी मिलर्नियू एवं रतुआ रोग का भी प्रकोप अधिक, इसके लक्षण पौधों की पत्तियों और तनों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। तो आप इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। 2 बीमारियां और देखने को मिली हैं। एक को हम लोग कहते हैं चूर्णी लासिता, जिसको कि अंग्रेजी में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू एक फफूंद से होता है, जो कि एरिसाइफी नाम के एक फफूंद प्रजाति से है। पत्तियों पे, संक्रमित पौधों के पत्तियों पे एक पाउडर, वाइट पाउडरी चूर्ण टाइप के पूरे पत्तियों पे फैले हुए मिलते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी लासिता है। और इस बीमारी के लक्षण पहचानने के तुरंत बाद केराथेन, ये 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके
छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव 2 सप्ताह बाद करें तो आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। मटर में एक रतुआ, जिसको कि अंग्रेजी में रस्ट कहते हैं, रस्ट का भी प्रकोप हमको झारखंड में देखने को मिला है, लेकिन वो थोड़ा सा फरवरी लेट में आती हैं। तो जो पिछात जो आपके फसल लगाए हैं उनमें ये बीमारियां आपको देखने को मिलेगी। और रस्ट में देखिएगा कि ऑरेंज कलर का पस्टुल्स जो है आपके पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पत्तियों पर मिले, फिर धीरे धीरे देखिएगा कहीं एक पूरे प्लॉट में, पूरे क्षेत्र में आप जब घूमिएगा तो कहीं एक जगह शुरू में आपको कहीं विशेष दिखेगा, फिर वो धीरे धीरे फैलता है। तो अगर आप निगरानी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे है टिल्ट या प्रोपिकोनाजोल, जिसका केमिकल नेम है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर दें और दूसरा छिड़काव 1 सप्ताह बाद कर दें। तो किसान भाई, मटर में यही 3-4 बीमारियां हैं जो प्रमुख हैं, जो आपके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे अपने पौधे को बचा करके फसल को नुकसान से बचा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चलिए पढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अमरूद के बाग प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और जिन किसानों ने इनके बाग लगा रखे हैं उनके बागों में फलों का विकास हो रहा है। तो ऐसे समय में इन फल बागों की विशेष देखरेख की जरूरत होती है, तभी गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक उपज भी मिलेगी। तो इस समय अमरूद के बाग में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, चलिए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको अमरूद के बगीचे की देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं अमरूद में साल में 3 बार फलन आता है और इस समय की जो बहार है, जो सर्दियों की बहार होती है, जो इसको हम बोलते हैं हस्त बहार बोलते हैं, पर फलन की स्थिति पे आ गया है और कुछ ही समय में ये फल बाजार में जाने लगेंगे। किसान भाइयों, अमरूद के बागों से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए अमरूद के बाग में किए जाने वाले प्रबंधनों पर ध्यान देना होगा, जिसमें प्रमुख है खरपतवार नियंत्रण। तो कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय हमें क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है जो हमारा बगीचा है उसकी साफ सफाई रखें। निंदाई गुड़ाई की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बीच में कतारों के बीच में जो घास हो रही है उनको आप चलाते रहें। अगर आपने बगीचा 8 बाई 8 मीटर की दूरी पर लगा रखा है तो ट्रैक्टर की सहायता से आप इसमें बीच में से निंदाई कर सकते हैं। अन्यथा कम दूरी पर अगर बगीचा लगाया हुआ है तो आप इसमें रोटावेटर की सहायता से बीच में खेत को खरपतवार मुक्त रखें। अमरूद के बगीचे से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। तो आप किस तरह से करें पोषक तत्व प्रबंधन, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसमें हमने आधार खाद के रूप में तो खाद गर्मियों के समय में दे ही दी थी, लेकिन इस समय जिन किसान भाइयों ने ड्रिप के माध्यम से बगीचा लगा रखा और जो सिंचाई ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं, वो अंशंशित मात्रा में जल में घुलनशील उर्वरक जो है इसमें 1919, 052, 34 और 0050 का अंशंशित मात्रा में सिंचाई के साथ इसमें प्रयोग अवश्य रूप से करें। किसान भाइयों, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अमरूद के बगीचों में फल लगे हुए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अमरूद के बागों में सिंचाई प्रबंधन करते हुए मल्चिंग कैसे लगाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने जैसे मैंने बताया है कि टपक सिंचाई लगा रखी है, उनको नियमित रूप से इसमें सिंचाई करनी है। 1 से 2 दिन के अंतराल पर हमको सिंचाई करनी है। और जिन्होंने इसमें जो बहाव पद्धति से देते हैं, क्यारी विधि से पानी देते हैं, उनके लिए भी हफ्ते में 1 बार मौसम के अनुरूप हमको सिंचाई करना आवश्यक होती है। इसके बाद आप ध्यान रखें कि अगर आपने ड्रिप विधि से कर रहे हैं तो नीचे आप मल्चिंग का या प्लास्टिक मल्चिंग या प्लास्टिक की जो पलवार है या
फिर धान की पुआल है उससे आप जमीन को ढक दें, जिससे जो पौधों का जड़ों का जो क्षेत्र है वहां पर खरपतवार नहीं होंगे और जो पोषक तत्व आपने पौधों को दिए हैं वो अच्छी प्रकार से पौधों को मिलेंगे और उसका जो खरपतवार जो उसका बंटवारा कर लेते हैं वो नहीं हो पाएगा। अमरूद के फलों में फल मक्खी कीट का आक्रमण तो होता ही है, साथ ही साथ छाल खाने वाली इल्ली का भी प्रकोप होता है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इस समय कई प्रकार के इसमें आप देखेंगे कि कभी कभी कहीं पर फल मक्खी का भी प्रकोप दिखाई देता है, जिसमें फलों में छेद हो जाते हैं और इस प्रकार के जो फल होते हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इससे जो इसका मार्केट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सबसे पहले ऐसे ग्रसित फलों को निकाल कर नष्ट कर दें और इसके बाद अगर आवश्यक है तो कोई भी सिस्टमिक कीटनाशक का जैसे कि आप इसमें आप ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिड़काव जो हमारा बगीचा है उसमें कर दें। एक कीड़ा और देखने में आता है कि कभी कभी इसमें देखेंगे विशेषकर जो पुराने बगीचे हैं और जिनमें इस समय फलन है उसमें एक छेद करने वाली इल्ली और इंडरबिला नामक का कीट जो होता है जो तने के अंदर का भाग खाकर नुकसान पहुंचाता है और पौधा ऊपर से सूखा हुआ दिखाई देने लगता है। जो पौधा है उसके ऊपर जाला समान आपको दिखाई देगा, जहां से विशेषकर दो शाखाएं जहां से जुड़ी हुई रहती हैं वहां पर इस प्रकार के छेद आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से उसके जाले को साफ कर दें, उसमें जो छेद है उसमें कोई पतला तार डालकर उसको कीड़ा अंदर है उसको मार दें और इसके अलावा क्लोरोपाइरीफॉस में एक जो कॉटन होता है या रुई होती है उसको भिगोकर उसके अंदर डालकर ऊपर से गीली मिट्टी से उसको भर दें। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार का कीट है तो उससे भी हमारी जो पौधे हैं उसको सुरक्षा मिलेगी और पौधे में जो सूखने की समस्या आती है वो भी इसमें कम होगी। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई कृषि सह व्यवसायों में बकरी पालन करते हैं। चूंकि अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में इनके मेमनों की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, तभी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शारीरिक बढ़वार ठीक से होती है। तो इस मौसम में मेमनों की देखभाल में कौन कौन सी प्रमुख बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशुधन प्रक्षेत्र रामानाला जिला जबलपुर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गौड़। नवजात जो बकरी के बच्चे होते हैं उनका आहार पोषण प्रारंभिक अवस्था का, इसके पश्चात हम आवास गृह में कौन सी सावधानियां रखें और सुविधाएं जुटाएं। सर्वप्रथम तो जहां प्रसव होता है, मैंने पहले ही बताया, धान का पुआल बिछाना आवश्यक है और ये जो धान की पुआल की बिछावन है ये हर 2 दिन के पश्चात बदलना आवश्यक है। इसके पश्चात जो आवास गृह हो वो चूने से पहले से पुते हुए हों, किसी भी तरह के कीटाणु जीवाणु उसमें ना लगे हुए हों और साथ में सर्दियों के मौसम में जैसे अभी वर्तमान में तापमान आपका 12 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो ऐसे मौसम में हमारे जो आवास गृह हैं उनमें बोरियों की जो फट्टियां होती हैं, टाट फट्टियां होती हैं आवास गृह में, उनको रात्रिकालीन समय में लटकाना आवश्यक होता है। दिन के समय में आप उनको लपेट के ऊपर कर दें ताकि क्या है कि हवा का आदान प्रदान आवास गृह में बना रहे। तापमान जब हमारा और गिरता है तो हम आवास गृह में जहां प्रकाश की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, वहां 200 वाट के बल्ब तक लगा सकते हैं, क्योंकि इन बल्बों से भी गर्मी होती है तो हमारे बच्चे जो होते हैं किसी भी तरह शीत ऋतु से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके पश्चात हम चाहें तो अपने आवास गृह में या जहां ग्रामीण स्तर में हमने बकरी के बच्चों को और उसकी मां को रखा है वहां पर धुएं का भी करें और नीम की पत्तियां अगर मिल जाएं तो वो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से धुआं करने से आवास गृह में कुछ गर्मी उससे भी मतलब प्राप्त होती है और साथ में जो बाहरी मच्छर मक्खी है वो भी किसी तरह से अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और बीमारियां नहीं हो पाती हैं।
इसके अलावा बकरी पालक भाई बकरी की नवजात मेमनों को उचित मात्रा में खीस और दूध किस तरह से पिलाएं, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। पशुपालक भाइयों, साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो खीस और या 5 दिवस के पश्चात हम दूध पिलाते हैं, वो दूध जब निकलता है तो उस समय तो वो गर्म होता है, लेकिन अगर थोड़े समय उसको खुली हवा में रख देंगे तो वो ठंडा हो जाता है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या है, उस दूध को थोड़ा कुनकुना करना जरूरी है ताकि शरीर के तापमान के समकूल हो, और इस तरह से हम दूध को पिलाएंगे तो किसी तरह के रोगाणु कीटाणु भी दूध के माध्यम से प्रवेश नहीं करेंगे और बीमारियां भी नहीं होंगी। इस तरह से जब वजन के हिसाब से हम दूध या खीस पिलाएंगे तो दूध या खीस की मात्रा अधिक भी नहीं होगी, कम भी नहीं होगी। अधिक पिलाने से उनमें दस्त जैसे प्रकोप हो सकते हैं, कम पिलाने से शारीरिक वृद्धि जो होनी चाहिए प्रतिदिन शरीर भार में, वह वृद्धि भी हमें परिलक्षित नहीं होगी। प्रथम 5 दिवस के पश्चात जो है, खीस के पश्चात दूध अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। प्रथम माह में जो है हमें दूध 24 घंटे में 4 बार पिलाना है। शरीर भार का 1/10वां हिस्सा उसको 4 हिस्से में बांट दें। दूसरे माह में जो है हम उसकी आवृत्ति कम कर देते हैं, मतलब दिन में 3 बार 24 घंटे में 3 बार उसी दूध को पिलाना है, और तीसरे महीने में दिन में 2 बार दूध पिलाना है। यह दूध स्वच्छ हो, साफ बर्तन में लिया हुआ हो, और इस तरह से दूध पिलाने से उनकी शारीरिक वृद्धि होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब बकरी की मेमनों का आहार प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। 2 माह के पश्चात क्या होता है कि जो अमाशय होता है बकरी के बच्चों का, वह 4 भागों में विभक्त हो जाता है, और तभी रूमन के डेवलप होने के पश्चात बकरी के बच्चे में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, झाड़ पेड़ की पत्तियां जो है उनको डगालें लटका देते हैं, तो बच्चे वो पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके रूमन में क्रूड फाइबर को पचाने की क्षमता विकसित हो जाती है, और धीरे धीरे वो हरे चारे के ऊपर निर्भर होना प्रारंभ कर देते हैं। साथ में हमें इन्हें 100 ग्राम से 150 ग्राम के आसपास जो है दाना मिश्रण देना अति आवश्यक होता है। इस दाना मिश्रण में मक्का का दलिया होता है, खली होती है, चुनी होती है, चोकर होती है, खनिज लवण व नमक होते हैं। इस तरह से अगर हम संतुलित आहार देंगे तो हमारे जो नवजात बकरी के बच्चे हैं वो स्वस्थ भी रहेंगे और इनकी शीत ऋतु से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। आमतौर पे क्या होता है कि रात्रिकालीन समय सुबह का पानी जो होता है ये सभी ठंडा हो जाता है, तो थोड़ी उसमें सूर्य की किरणें पड़ जाएं, थोड़ा कुनकुना हो जाए, तब वो पानी हमें उन्हें पिलाना चाहिए, और इस तरह स्वच्छ पानी को पिलाना अति आवश्यक। किसान भाइयों, अभी आपने मेमनों के आवास और आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं मेमनों के पेट में होने वाली पटेरों की समस्या के निदान के बारे में। इतना ध्यान जरूर रखना है बीमारियों के बारे में, खास तौर से कि 21 दिन के पश्चात कृमिनाशक दवा इनको देना जरूरी होता है। बहुत सी दवाइयां आती हैं, पशु चिकित्सक की उचित सलाह के पश्चात या स्टूल एग्जामिनेशन जो उनकी टट्टी होती है उसका परीक्षण करा लें। परीक्षण करने के पश्चात चिकित्सक की सलाह पर कृमिनाशक दवा दें। फिर बूस्टर डोज जो है उनको 1 महीने के पश्चात दें, और इसके बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो हर 3 महीने के अंतराल पर उनको ये कृमिनाशक दवा देना जरूरी होता है, ताकि पेट के अंदर अंतःपरजीवी किसी तरह से पनपने ना पाए, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे। यही आगे चल करके अच्छी बकरी बनेंगे, अच्छे प्रजनक बकरे बनेंगे, जो कि हमारे बकरी पालक के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से लाभप्रद होंगे। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चौली, जिला खरगोन के कृषक गिरनार सिंह ने। यह मिर्च की फसल में लगने वाले रस चूसक कीट एवं चुर्रा मुर्रा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गिरनार सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्तमान समय में मिर्ची में जो
आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है वो है पर्णकुंचन, मोडिया भी बोलते हैं, कुछ किसान भाई उसको कोड के नाम से भी जानते हैं। माथा बंधन वायरस और मोजेक से फैलने वाली एक बीमारी है। उसमें सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। उसमें पत्तियां धीरे धीरे मुड़ करके सिकुड़ जाती है, पौधा बौना रह जाता है, फलों का आकार घट जाता है और पत्तियां पूरी ऐसे मुट्ठी जिस प्रकार से बंद करते हैं ऐसे बंद हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, पौधा भोजन बनाने में असमर्थ हो जाता है और उत्पादन बहुत शून्य तक हो जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला उपाय हम नर्सरी से शुरू करें। नर्सरी को उपचारित करके कार्बोफ्यूरान की 8 ग्राम मात्रा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डाल करके नर्सरी को उपचारित करें। नर्सरी से जब मुख्य खेत में आप पौधे ले जा रहे हैं तो वहाँ पे स्वस्थ पौधों का ही इस्तेमाल करें। खेत में ले जाने के बाद में अगर आपको इन्फेस्टेशन दिखाई देता है तो किसान भाइयों पहला उपाय यह है कि जो पौधा इन्फेस्टेड है उसको तुरंत निकालें, उसको मिट्टी में गाड़ दें और पूरे खेत में कीटनाशी दवाई का इस्तेमाल करें, जिसमें हम मिथाइल डेमेटोन भी काम में ले सकते हैं और मेलाथियन भी काम में ले सकते हैं। मिथाइल डेमेटोन अगर काम में लेना है तो पुष्पन क्रिया से पहले काम में ले। ये 25 सीसी की दवाई आती है जो 1 ml 1 लीटर में काम में ले। मेलाथियन जो है 50 सीसी की आती है और इसकी 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में डाल करके पुष्पन क्रिया के बाद में हम काम में लेते हैं तो इस बीमारी से हमारी पौध को संरक्षित रखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से मिर्ची की खेती आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे और उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी का इन्फेस्टेशन नहीं हो। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का उपयोग एवं उनका महत्व। मृत्यु दर कम करने के लिए दुधारू पशुओं के नवजातों की देखभाल पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर आपसे इसी समय होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।